क्यों जल्दी महंगा होगा भारत में पेट्रोल और डीजल। नई विदेश व्यापार नीति से जुड़ी क्या है आज बड़ी खबर। यूपीआई से भुगतान करना क्यों नहीं रहेगा फ्री। अप्रैल से ज़रूरी दवाओं के दाम कितने घटे, जानेंगे हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। नई विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात बाध्यताओं में चूक को लेकर एकमुश्त निपटान के लिए आम माफी योजना शुरू की गई है। डीजीएफटी ने स्पष्ट किया है कि जांच के तहत मामले या धोखाधड़ी, सामान या पूंजीगत वस्तुओं को लेकर गलत घोषणा से जुड़े मामलों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना है। सरकार ने लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार को अनिवार्य बना दिया है। निवेशकों को अब पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी आदि में निवेश करते समय अब अपने आधार की जानकारी देनी होगी। हालांकि निवेशकों को निवेश शुरू करने की तारीख से आधार की जानकारी देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। इस अवधि में आधार की जानकारी न देने वाले लोगों का खाता बंद कर दिया जाएगा। पहले से लघु बचत योजनाओं में निवेश कर रहे लोगों को 30 सितंबर 2023 तक आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने भारत समेत दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक बड़ी कटौती करने की घोषणा की है। ओपेक प्लस देश मई से कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना 16 लाख बैरल से ज्यादा की कटौती करेंगे। रूस और सऊदी अरब सबसे ज्यादा 5-5 लाख बैरल की कटौती करेंगे। इराक और संयुक्त अरब अमीरात भी बड़ी कटौती करेंगे और इस खबर के बाद कच्चे तेल के दाम में 5% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल ज्यादातर दवाओं के अधिकतम मूल्य की सीमा तय कर दी है और इसके चलते अप्रैल से 651 दवाओं के दाम औसतन 6.73% घट गए हैं। एनपीपीए ने बताया कि सरकार ने एनएलईपी में शामिल कुल 870 दवाओं में से अब तक 651 के अधिकतम मूल्य को तय कर दिया है। एनपीपीए ने कहा कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर दवाओं के दामों में 12% की वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का लाभ मिलेगा। सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त पोषण और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के लेन देन पर 0.3% का एक समान डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। आईआईटी बॉम्बे ने अपने एक अध्ययन में सरकार को सुविधा शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। एनपीसीआई ने दुकानदारों पर यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 अप्रैल से भुगतान राशि का 1.1% का इंटरचार्ज शुल्क लगाने की घोषणा की है। नए ऑर्डर, उत्पादन में विस्तार, मांग में तेजी और लागत दबाव में कमी आने से मार्च महीने के दौरान देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। एस&पी ग्लोबल भारत विनिर्माण पीएमआई मार्च माह में बढ़कर 56.4 पर पहुंच गया। इससे पहले फरवरी में ये 55.3 पर था, जो 2023 में अब तक परिचालन परिस्थितियों में सबसे मजबूत सुधार को दर्शाता है। मार्च के पीएमआई आंकड़े के अनुसार लगातार 21वें महीने के लिए समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले सप्ताह पेश होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में और 1/4% की बढ़ोतरी कर सकता है। रिटेल महंगाई के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने के कारण आरबीआई भी अमेरिका व यूरोप की तरह ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ब्याज दरों में संभवतः ये आखिरी वृद्धि होगी। मई 2022 से अब तक रेपो रेट 4% से बढ़कर हो चुका है 6.5%। इन्वेस्टमेंट सर्विस कंपनी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की एनबीएफसी कंपनी जियोजीत क्रेडिट्स ने म्यूचुअल फंड के बदले लोन देने की शुरुआत की है। म्यूचुअल फंड निवेशक पूरी तरह से डिजिटल तरीके से काफ़ी कम समय में बिना किसी परेशानी के 10,000 रुपये से ज़्यादा का लोन ले सकेंगे। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशक अपने म्यूचुअल फंड निवेश को गिरवी रखकर कुछ समय की अपनी लिक्विडिटी से जुड़ी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड्स का स्वामित्व निवेशकों के पास ही रहेगा और वो उस पर रिटर्न प्राप्त करना भी जारी रखेंगे, लेकिन लोन चुकाए बिना उन्हें रिडीम नहीं कर पाएंगे। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी आई है। बीएसई सेंसेक्स करीब 115 अंक चढ़कर 59,106 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में 22 लाभ में जबकि 8 नुकसान में रहे।
नए ऑर्डर, उत्पादन बढ़ने, मांग में मजबूती और लागत दबाव में कमी के बीच देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां मार्च के दौरान 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। इससे भी बाजार को समर्थन मिला। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं होने से उसके वाहन उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति के बारे में अब भी कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में वित्त वर्ष 2023-24 में भी उत्पादन की संख्या कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भी उसके उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समुचित आपूर्ति न होने से असर पड़ा था और इस वजह से वो 20 लाख वाहन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। बेमौसम बारिश, ओलों का गिरना यानी कि ओलावृष्टि और तेज हवाओं की वजह से 3 राज्यों में 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। भारत गेहूं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ये देश की एक बड़ी आबादी के लिए प्रमुख भोजन है। भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच, ऊंची महंगाई दर और खाद्य सुरक्षा की चिंता के बीच गेहूं की फसल के नुकसान से स्थिति और खराब हो सकती है। गेहूं उत्पादन घटने से महंगाई और बढ़ सकती है। अदानी समूह के बाद अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष 2023-24 में ब्याज सहित $3 अरब का कर्ज चुकाना है। वेदांता अपनी एक परिचालन कंपनी के जरिए $1 अरब का कर्ज जुटाने के बेहद करीब है। वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने 2022-23 के लिए 5वां अंतरिम लाभांश घोषित किया था। शेयर बाजार में जल्द 2 और कंपनियां लिस्टेड होंगी। सामही होटल्स और एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा करा दिए हैं। दोनों कंपनियां आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कंपनी कामकाज में करेंगी। दोनों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, हेलो मनी9 हमारा बहुत खास कार्यक्रम है। रोज़ाना आता है, सोमवार से शुक्रवार तक आता है और इसमें आपसे बातचीत होती है म्यूचुअल फंड की, शेयर बाजार की, तमाम तरीके की आपके साथ बातचीत की जाती है। बीमा की कल बातचीत होगी, बीमा की। जी हाँ, कितना हो टर्म इंश्योरेंस का कवर, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो विरल भट्ट पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे मंगलवार दोपहर 2 बजे। 9311211874 पर आप अपना सवाल लिख भेजिए। आपको आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। और हाँ, मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ भी आप इस शो को देख सकते हैं और इस शो के अलावा तमाम हमारे खास कार्यक्रम आप इस ऐप के ज़रिए देख पा रहे हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को और फिर एक बार कह रहा हूँ 2 बजे। हेलो मनी9 ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।